बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड मैसेज अथेंटिकेशन के सिलसिले का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। अच्छा, ये जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, जिसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, और जो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है वो है मैसेज अथेंटिकेशन। अब आज से जो हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, इसमें हम ये जो दूसरा हिस्सा है इस चैप्टर का, यानी मैसेज अथेंटिकेशन, इसकी मुख्तलिफ स्कीम्स या टेक्निक्स जो है ना, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एजेंडा की तरफ। अच्छा जी, आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हमारे पास मैसेज अथेंटिकेशन के मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं या मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। अब हम बारी बारी उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली जो टेक्निक है या अप्रोच है वो ये है कि सिक्योर हैश फंक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और उसके बाद जो है सिक्योर हैश फंक्शंस की कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसके डिज़ाइन को हम देखेंगे, और आखिर में जो है ना कुछ मॉडर्न हैश फंक्शन जो हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एजेंडा है इंशाल्लाह। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 14 है, ये असल में 3 वीडियोज़ पर मुश्तमिल है। सबसे पहली वीडियो में तो हम ये देखेंगे कि हैश फंक्शंस होते क्या हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या-क्या हैं। अच्छा, जो हमारी दूसरी वीडियो होगी उसमें हम हैश फंक्शन की एप्लीकेशंस और हैश फंक्शन के डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। और जो हमारी तीसरी और लास्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह फिर हम जो है ना कुछ मॉडर्न आजकल जो हैश फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं प्रैक्टिकली, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये तरतीब होगी लेक्चर वीडियोज़ की। अच्छा, तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक हमने क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो क्रिप्टोग्राफी की बदौलत हम कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है ना कैसे अचीव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको थ्योरी के लेक्चर में मैंने ये बताया था कि असल में जो सिक्योरिटी की ये कहानी है ये 5 चीज़ों के गिर्द घूमती है। ठीक, वो 5 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी चीज़ें हैं, मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। अच्छा, वो 5 चीज़ें कौन-सी थीं? सबसे पहले ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इंटीग्रिटी क्या है? फिर हमने देखा था कि अवेलेबिलिटी जो है ना वो हो गई। अच्छा, ऑथेंटिकेशन होगी चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे नॉन रिपुडिएशन। तो हमने ये देखा था कि भई ये जो 5 चीज़ें हैं हमें असल में ये चाहिए। ये यानी सिक्योरिटी के लिहाज से ये 5 बुनियादी बातें हैं जिनको हमने कवर करना है, या इन चीज़ों को जो है ना हमने कैसे अचीव करना है। तो ये हम ये सिक्योरिटी की जितनी भी कहानी है असल में वो इन 5 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। तो अब जो पहली चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी, वो तो हमने देख लिया। ये क्रिप्टोग्राफी को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया और वहाँ पे हमने देख लिया है कि भई अगर मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, यानी मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो मैसेज है वो कोई तीसरा शख्स जो है वो उसको देख सके या वो एक्सपोज़ हो। तो हम जो है ना क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हुए एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ज़रिए जो है ना ये कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, इधर आप शायद ये सोच रहे हों कि भई जब मेरे मैसेज को कोई शख्स समझ ही नहीं सकता, ठीक है? अगर वो उसको एक्सेस कर भी ले, हमने साइफ़र टेक्स्ट का ज़िक्र किया। ठीक है, अगर हमारे साइफ़र टेक्स्ट को कोई शख्स जो है ना वो एक्सेस कर भी ले, ठीक है, उसको इंटरसेप्ट कर भी ले, तो चूँकि वो साइफ़र टेक्स्ट होता है, उसकी तो उसको समझ नहीं आनी, तो हमारे पास इंटीग्रिटी भी आ गई। क्यों? क्योंकि जब वो साइफ़र टेक्स्ट को समझ ही नहीं सकता, तो वो उसको फिर हम चेंज कैसे करेगा? यानी हमारे प्लेन टेक्स्ट को वो कैसे चेंज करेगा? क्योंकि प्लेन टेक्स्ट तो हमने कन्वर्ट किया था साइफ़र टेक्स्ट में, तो उसको जो है ना वो फिर कैसे जो है ना चेंज करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैं इधर आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, ये बात ठीक है कि अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है तो फिर हमें उसके साथ साथ इंटीग्रिटी भी मिल जाती है, ठीक। लेकिन ये भी हो सकता है कि साइफर टेक्स्ट के साथ जो है ना टेम्पर किया जाए और फिर उसको जो है ना फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो डेटा में चेंजेस के जो ख़तरात हैं वो फिर भी जो है ना बाकी होते हैं। लेकिन ये है कि ये जो बुनियादी चीज़ होती है, ठीक है ना? यानी कहने का मकसद ये है कि क्रिप्टोग्राफी की बदौलत हमें बुनियादी चीज़ क्या चाहिए, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाती है। यानी ये हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्रिप्टोग्राफी की बदौलत हमें क्या चीज़ मिल जाती है? कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है। ठीक है, उसके साथ-साथ इंटीग्रिटी भी हमें अचीव हो जाती है। लेकिन जो इसका बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, ठीक? अच्छा, अब रह जाती है ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली।
अब हमें इंटेग्रिटी भी चाहिए, यानी डेटा की इंटेग्रिटी भी हमें चाहिए। क्या मतलब इसका ये है कि अगर एक सेंडर है और एक रिसीवर है, सेंडर जो है ना डेटा ट्रांसमिट करता है रिसीवर की जानिब, और इसी तरह रिसीवर जो है वो डेटा ट्रांसमिट करता है सेंडर की जानिब। अब ये दोनों ये चाहते हैं कि जो डेटा ये ट्रांसमिट कर रहे हैं ये अपनी असल शक्ल में रहे, इसके साथ कोई टेम्पर ना करे, यानी डेटा में कोई गड़बड़ ना करे। तो अब एक तो ये मुझे चाहिए, ठीक है, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट मेरी ये है। दूसरा ये है कि मुझे ओरिजिन अथेंटिकेशन भी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि सेंडर अगर रिसीवर की तरफ डेटा सेंड कर रहा है तो ओरिजिन डेटा का क्या है? वो सेंडर है, यानी यहाँ से डेटा हमारा क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है। चलें जी, वो रिसीवर को मिल गया। अब अगर रिसीवर जो है ना सेंडर की तरफ डेटा भेजना चाहता है तो अब जो है ना डेटा का ओरिजिन कहाँ से है? अब जो डेटा का ओरिजिन है वो रिसीवर से सेंडर की तरफ है। डेटा अब इस यहाँ से जो है ना ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक। तो अब जो है ना मुझे ये भी पता लगाना है कि हमारा डेटा आया कहाँ से है, क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट पे डेटा जो है ना आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलता है। अब अगर आपने ये पता लगाना है कि असल में ये डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसके लिए जो है ना हम ये जो हैश फंक्शन का मैकेनिज़्म है ये यूज़ करते हैं। यानी ये दो हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई डेटा की इंटेग्रिटी बरकरार रहे, मेरा डेटा जो है उसके साथ कोई गड़बड़ ना करे। दूसरा ये है कि मुझे जो है ना ये पता लगाना है कि मेरा जो डेटा है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। आ, उसकी जो अथेंटिकेशन है मुझे वो चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई जहाँ से इस डेटा ने आना था वहीं से आया है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है, तो ये अथेंटिकेशन भी मुझे चाहिए। अब अगर हमें ये दो रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स अब हम जो क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, ठीक है, या क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव पढ़ेंगे, वो है सिक्योर हैश फंक्शंस। अब सिक्योर हैश फंक्शंस, या इसको हम सिर्फ हैश फंक्शंस भी कह सकते हैं, इनकी बदौलत जो है ना आपको क्या मिलेगा? ये जो दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की ये जो है ना अब इसकी बदौलत जो है ना अचीव होती है, ठीक। अच्छा, तो चलते हैं सिक्योर हैश फंक्शंस को अब मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिक्योर हैश फंक्शन असल में है क्या चीज़? डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टैंड अलोन टूल है, अपने आप में एक अलहदा से टूल है, ठीक। और ये इसको हम क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव भी कहते हैं, और ये काफ़ी वर्सटाइल है। वर्सटाइल से मुराद ये है कि ये मुख्तलिफ जो है ना क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स के साथ भी यूज़ होता है, और मुख्तलिफ जो है ना सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जब एप्लीकेशंस वगैरह को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सरप्राइजिंगली जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस में आपको ये हैश फंक्शंस के साथ डील करना पड़ेगा, और आपको मिलेंगी वहाँ पे ये हैश फंक्शन। अच्छा, अब इसके यूजेस की तरफ चलते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये जो हैश फंक्शंस हैं ये वर्सटाइल हैं, यानी इसकी काफ़ी सारी यूजेज हैं। अब इनके ये यूजेज हैं क्या, इनको डिस्कस करते हैं, ठीक। सबसे पहला यूज़ तो ये है कि हैश फंक्शन को हम वन वे फंक्शन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वन वे फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पिछला जो हमारा टॉपिक था क्रिप्टोग्राफी का, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपने हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है उसको इनक्रिप्ट करना है, तो इनक्रिप्शन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए वन वे फंक्शन। अच्छा, वजह उसकी ये है कि जब आप इसको किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करेंगे तो इस प्रोसेस में अब डिक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो हम जो भी कर रहे थे काम, पहले हम डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे थे, उसके बाद हम उसको डिक्रिप्ट कर रहे थे। अब इधर हमने ये पढ़ा कि सिर्फ हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, उसकी डिक्रिप्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये कैसे होता है ये इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल के तौर पे इधर मैंने लिखा है कि जैसे कि पासवर्ड्स आपके हो गए। डियर स्टूडेंट, जब आप अपना पासवर्ड इंटर करते हैं, लेट से आपका पासवर्ड है 123, एग्जांपल के लिए मैं ये ले रहा हूँ। जब इसको हम हैश फंक्शन से गुजारते हैं तो फिर इसका जो है ना एक डाइजेस्ट बन जाता है, ठीक। कुछ 128 बिट्स का या जितना भी इसका साइज़ है, जो भी आप हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका अपना अपना साइज़ होगा। तो एक लंबा कोड 64 बिट का, 128 बिट का या 512 बिट का जनरेट हो जाएगा। अब वो हमारा क्या होता है, उसको हम कहते हैं हैश कोड, ठीक। अच्छा,
अब ये जो हैश कोड होता है ये आपके सिस्टम में एक फाइल में जाके सेव हो जाता है, जिसको हम हैश कोड्स भी कहते हैं या हैश टेबल भी कहते हैं। अब जितने भी पासवर्ड्स हैं, ठीक है ना, वो उस टेबल में स्टोर होते जाते हैं आपकी आइडेंटिटी के साथ। जब आप दोबारा जो है ना सिस्टम में एंटर करते हैं तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी, जब आपने यूज़र नेम, लेट्स से यूज़र नेम आपका जो है ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। जब आप अपना यूज़र नेम एंटर करते हैं तो उस यूज़र नेम को लेके टेबल की एंट्रीज को सर्च किया जाता है। फिर जो पासवर्ड आप एंटर करते हैं, ठीक है, उसको जो है ना दोबारा जब ये जो हैश कोड्स है इससे गुजारा जाता है और उसको फिर जो है ना टेबल की इस एंट्री के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर तो मैच हो गया तो आपको एक्सेस दे दी जाती है, अगर मैच ना हुआ तो आपको एक्सेस नहीं दी जाती है। कहने का मकसद क्या हो गया कि आपके पासवर्ड्स अब सेव नहीं हो रहे हैं प्लेन टेक्स्ट में, सिर्फ ये हैश कोड्स जो हैं सिस्टम में सेव होते हैं एक टेबल में, जिसको हम हैश टेबल कहते हैं। जब भी आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं वो एक हैश फंक्शन में से गुजर कर हैश कोड बनता है। वो हैश कोड फिर टेबल की इन एंट्रीज के साथ क्या होता है, कंपेयर होता है। अगर तो कोड सेम हो गया तो आपको एक्सेस मिल जाती है, अगर कोड सेम ना हुआ तो एक्सेस नहीं मिलती। तो देखिए इधर डिक्रिप्शन का अमल आपको नज़र आ रहा है, नहीं, कोई डिक्रिप्शन का अमल नहीं हुआ। तो ये तो पहला यूज़ हो गया जी हैश फंक्शंस का, कि वन वे फंक्शंस के तौर पर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप डेटा इंटेग्रिटी के लिए इसको यूज़ करना चाहें, जो कि इसका बुनियादी मकसद है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वीक नोशन ऑफ डेटा इंटेग्रिटी क्या मतलब, इसका ये है कि हैश फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं एक्सीडेंटल चेंजेस के लिए भी। लेट्स से मेरा कोई डेटा है, मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हों, तो क्या करें, हैश फंक्शन यूज़ करें। अगर कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक्स होंगी या एक्सीडेंटल चेंजेस होंगी आपके डेटा में, तो हैश फंक्शन जो है ना आपको वो डिटेक्ट करके दे देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि डिलिबरेट मैनिपुलेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब ये है, एक तो गलती हो गई, एक्सीडेंटली कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, लेकिन एक गलती ऐसी होती है जो कि हम कसदन करते हैं। अब अगर कसदन आपके डेटा को किसी ने मैनिपुलेट किया है, उसमें कोई गड़बड़ की है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हैश फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना हैश फंक्शन की वीक नोशन हो गई कि हम जो है ना एक्सीडेंटल मिस्टेक्स के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, या कसदन किसी ने हमारे डेटा के साथ थोड़ी गड़बड़ कर दी तो उसके लिए जो है ना हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, वीक नोशन ऑफ डेटा इंटेग्रिटी। अब अगर हमें स्ट्रॉन्ग नोशन चाहिए तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसको बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं कि मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड्स भी कहते हैं हैश फंक्शंस को, और मैनिपुलेशन डिटेक्शन कोड्स भी कहते हैं हैश फंक्शंस को। ये तो हो गई दूसरी यूजेज हैश फंक्शंस की। अब चलते हैं कि इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज कंपोनेंट्स टू बिल्ड अदर क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स, ठीक है। दूसरे कुछ और हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स हैं, उनको अगर हमने बिल्ड करना है तो एज ए कंपोनेंट जो है ना हम हैश फंक्शंस को यूज़ करते हैं इन क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स को बिल्ड करने के लिए। क्या मतलब, इसको हम आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15 इंशाल्लाह, उसमें हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि अगर आपने मैसेज अथेंटिकेशन कोड्स हो गए, ठीक है, या डिजिटल सिग्नेचर स्कीम्स जो हैं, इनको आपने अगर बिल्ड करना है, ये अब हमारे हमारे पास क्या है, क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस टर्मिनोलॉजी से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव किसे कहते हैं। एक एक चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। देखिए, ये मैसेज अथेंटिकेशन कोड्स, इसको भी हम क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, इसको भी हम जो है ना क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव कहते हैं। अब अगर इनको हमने बिल्ड करना है तो उसके लिए भी जो है ना एज ए कंपोनेंट हम हैश फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है उसमें हम इस चीज़ को, ये मैक्स या मैसेज अथेंटिकेशन कोड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमारा एक चैप्टर है उसमें हम जो है ना ये जो डिजिटल सिग्नेचर स्कीम्स हैं, इंशाल्लाह उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि हैश फंक्शंस को हम कमिटमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब, ये है कि डेटा को अगर बाइंड करना है हमने, अब इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं ये दूं कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम साइन करते हैं, या हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, या हम कोई अहद करते हैं, तो क्या करते हैं, कागज़ के एक पेपर पे लिख लेते हैं, या आजकल जो हम लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्टाम्प पेपर वगैरह आप जाते हैं अदालतों में, ठीक है। असल में वो क्या चीज़ होती है, वो एग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, ठीक है, लीगली।
अच्छा, या सादा पेपर भी होता है। अच्छा, उसमें फिर सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, दोनों पार्टीज़ के अंगूठे के निशान वगैरह होते हैं। क्यों करते हैं हम ये? ताकि जो पार्टीज़ हैं अगर वो मुकरें एक दूसरे के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे, तो उस डॉक्यूमेंट्स को फिर सबूत के तौर पर पेश किया जा सके कि भाई ये एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब हैश फंक्शंस को भी इस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी अगर आपने क्रिप्टोग्राफिक कमिटमेंट्स करनी है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम हैश फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और आगे चल के इंशाल्लाह एक एग्जांपल आएगी, तो वहाँ पे ये बात जो है ये काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि भाई कमिटमेंट्स अगर हमने करने हैं आपस में, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अगर हमने साइन करने हैं, तो कैसे जो है ना हम हैश फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना, अगर आपको सूडो रैंडमनेस चाहिए, ठीक है, तो एज ए सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं हैश फंक्शंस को इस मकसद के लिए भी। क्या मतलब, इस चीज़ को हम काफ़ी जो है ना डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना क्रिप्टोग्राफिक कीज़ जो हैं जनरेट करनी है। अब क्रिप्टोग्राफिक कीज़ क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी डिटेल से इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। इन कीज़ को, इन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को अगर हमने रैंडमली जनरेट करना है, तो उस मकसद के लिए भी हम जो है ना ये जो हैश फंक्शंस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि काफ़ी जो है वर्सटाइल यूज़ आप कर सकते हैं हैश फंक्शंस का, और काफ़ी जगहों पे ये काम आता है, ठीक। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं ये जो हमारे हैश फंक्शंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हमने एक हैश फंक्शन को डिज़ाइन करना है या डेवलप करना है, तो कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इसमें, ठीक? अच्छा, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले ये जो 2 पॉइंट हैं, इसको समझना जो है ना ये ज़रूरी है। वो ये है कि हैश फंक्शंस डू नॉट हैव अ की। हैश फंक्शंस में आप कोई की यूज़ नहीं करते। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप जो है ना थोड़े हैरान भी होंगे कि भई अब तक जो हम क्रिप्टोग्राफ़ी पढ़ते आ रहे हैं, हमने एन्क्रिप्शन भी की, हमने डिक्रिप्शन भी की, तो उसमें तो हम की को लाज़मी यूज़ करते थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था हमारा, और हमने ये भी कहा था कि भई इनको मैनेज करना और इनको हमने हर लिहाज से सिक्योर करना है। लेकिन अब जो है ना हैश फंक्शंस के केस में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम की यूज़ नहीं करते, या हैश फंक्शन जो हैं वो कीज़ यूज़ नहीं करते। तो अभी थोड़ी देर में ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम यहाँ पे कीज़ यूज़ नहीं करते, ठीक? अच्छा, तो लेकिन जब हम लेक्चर नंबर 15 जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे जो है ना फिर हम हैश फंक्शन के साथ की को भी यूज़ करेंगे। जब हम हैश फंक्शन के साथ की को यूज़ करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीड हैश फंक्शन, ठीक? या इसका जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स, ठीक? अच्छा, यानी हमारे मैक या मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जो हैं, अब ये क्या है, ये भी हमारे पास हैश फंक्शंस हैं, लेकिन इनके साथ अब हम क्या करेंगे, कीज़ को यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो केस है सिक्योर हैश फंक्शन के हवाले से, कि इसमें जो है ना कोई की वगैरह हम यूज़ नहीं करते। अब अभी आगे चल के इंशाल्लाह आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी बात है वो ये है कि हैश फंक्शंस जो हैं ये पब्लिकली कंप्यूटेबल हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हैश फंक्शंस जो हैं इसके डिटेल्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अटैकर जो है वो जानता है कि भाई ये जो हैश फंक्शंस हैं ये क्या चीज़ है, इसकी डिटेल्स जो हैं इसको पता होती हैं। यानी ये बात हमने क्या की है, एज्यूम की है। क्यों? अच्छा, जब हमने एल्गोरिथम्स को पढ़ा था तो डियर स्टूडेंट्स मैंने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, और वो ये था कि ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं आपके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के, अक्सर ऐसा होता है कि इनकी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। यानी हर एक बंदे की रसाई हासिल होती है इन डिटेल्स तक, और वो उनको डिटेल्स का पता होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी की होती है, उसको हमने हर लिहाज से जो है ना सिक्योर करना होता है। फिर हमने ये भी कहा था कि हाँ, कुछ क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स हैं जो कि एल्गोरिथम्स को भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, और तो उस केस में एल्गोरिथम्स के जो डिटेल्स हैं वो हमें पता नहीं होती, लेकिन अक्सर ये होता है कि एल्गोरिथम्स की डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब ये क्यों अवेलेबल होती है ये अलग से डिस्कशन है एक, इसमें नहीं जाते। बस सिर्फ आपको इस पॉइंट तक ये समझना ज़रूरी है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जैसे एल्गोरिथम्स की डिटेल्स वो अवेलेबल होती हैं, इसी तरह ये जो हैश फंक्शंस हैं इनकी डिटेल्स भी क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं, और अटैकर जो है वो जानता है इन डिटेल्स को। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि चूंकि हैश फंक्शन में कोई सीक्रेट की हम यूज़ नहीं करते, इसीलिए हर एक शख्स और ख़ास तौर पे अटैकर जो है वो इनको कंप्यूट कर सकता है इजीली। तो हैश फंक्शंस क्या होते हैं, ये पब्लिकली कंप्यूटेबल भी होते हैं। अच्छा,
अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इधर हो सकता है कि इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हों कि भाई जब ये पब्लिकली कंप्यूटेबल होते हैं तो फिर ये हमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं। अभी आगे चल के इंशाल्लाह एग्जांपल से ये सारे आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, हैश फंक्शन की जो है ना कुल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 को हम प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और 3 को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी 1 है वो ये है कि जब आप लॉन्ग इनपुट्स यानी आर्बिट्ररी लॉन्ग इनपुट जब आप इंटर करते हैं किसी हैश फंक्शन में, तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ का होता है। यानी जितना भी आपने प्लेन टेक्स्ट इंटर किया, जब आप हैश फंक्शन में से इस प्लेन टेक्स्ट को गुजारते हैं या हैश फंक्शन जो भी उसने अपना ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है, जब वो परफॉर्म कर दे तो आउटपुट जो आपको मिलता है वो फिक्स्ड लेंथ का ही मिलता है। या आपको 128 बिट का आउटपुट मिलेगा या 512 बिट का मिलेगा, या जो भी हैश फंक्शन के डिज़ाइन के हवाले से हमने थ्रेशोल्ड मुकर्रर किया है कि भाई ये जो हैश फंक्शन है ये इतने बिट का आउटपुट जनरेट करता है, तो वो उतने ही बिट का आउटपुट जनरेट करेगा, ना कम ना ज़्यादा। लेट्स से आपका प्लेन टेक्स्ट 500 बिट्स का है, 600 बिट्स का है, किसी भी लेंथ का है, लेकिन जब आप उसको हैश फंक्शन में से गुजारेंगे तो जो आउटपुट आपका मिलेगा वो आपको फिक्स्ड लेंथ का ही मिलेगा, हैश फंक्शन की डिज़ाइन के बेस पे कि जितना हमने उसमें आउटपुट की बिट्स को जो है ना स्पेसिफाई किया है कि भाई ये हैश फंक्शन जो है इतनी बिट्स के आउटपुट हमें जनरेट करके देगा, तो उतनी ही फिक्स साइज़ की आपको आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी डेटा आप एंटर करेंगे, ठीक है, इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब आउटपुट आपको मिलेगा तो वो क्या होगा? फिक्स्ड लेंथ का ही होगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि जब हैश फंक्शन डेटा पे परफॉर्म करता है तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, या इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं। लेट्स से हमने डेटा एंटर किया जितने भी साइज़ का होगा, लेकिन आउटपुट हमारे पास फिक्स लेंथ का ही जनरेट होकर हमें मिलेगा। इस प्रोसेस को करते कहते क्या हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं हैशिंग द डेटा। ठीक, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। अच्छा, अब जब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है वो क्या होता है, ज़ाहिरी बात है कि वो इनपुट से स्मॉलर होता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि भाई जितना जो जिस साइज़ का भी आप इनपुट इंटर करेंगे, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो फिक्स्ड लेंथ का ही मिलेगा। ठीक, तो ज़ाहिरी बात हो गई कि भाई आपका जो आउटपुट है वो स्मॉलर होगा इनपुट से। अच्छा, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को अगर हम ये कहें कि हमने डेटा को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। यानी पहले हमने क्या कहा? पहले हमने ये कहा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम क्या कहते हैं, हैशिंग द डेटा। ठीक, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई इसको हम कंप्रेसिंग डेटा भी कह सकते हैं या डेटा को कंप्रेस करना भी कह सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है ना आर्बिट्ररी नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं, मुख्तलिफ लेंथ्स के इनपुट्स हम इंटर कर रहे हैं हैश फंक्शन में। हैश फंक्शन जो हमें आउटपुट दे रहा है वो है फिक्स्ड साइज़ का, तो ज़ाहिरी बात है कि जो आपका इनपुट है वो कंप्रेस हुआ कि ना, तो इसलिए इसको कंप्रेशन फंक्शन भी ये यानी हैश फंक्शन को बाज़ औक़ात कंप्रेशन फंक्शन भी कहते हैं और इस फिनोमिनन को डेटा को कंप्रेस करना भी कहते हैं। अच्छा, अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ जो बुक में यूज़ होती हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब आपने लेट्स से ये हमारा इनपुट है जिसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, किसी भी साइज़ का इनपुट आपका आ गया। जब इसको आपने हैश फंक्शन में से गुजारा तो आपको इस तरफ फिक्स्ड क्या मिल गया, फिक्स्ड आपको आउटपुट मिला। अच्छा, ये जो आउटपुट है इसको डियर स्टूडेंट्स जो है बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइजेस्ट भी कहते हैं। देखिए इधर मैंने लिखा है डाइजेस्ट। तो इस आउटपुट को बाज़ औक़ात क्या कहा जाता है, डाइजेस्ट कहा जाता है। और इस फंक्शन को, इस हैश फंक्शन को बाज़ औक़ात क्या कहा जाता है, मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बुक्स में यूज़ हुई हैं। ये बताना आपको इसलिए मैंने ज़रूरी समझा ताकि आप जो है ना वो कंफ्यूज ना हो। अच्छा, जब ये काम हो गया कि हमने भाई मुख्तलिफ साइज़ के इनपुट जो हैं वो एंटर किए हैश फंक्शन में, हैश फंक्शन ने उन पे परफॉर्म किया और हमें जो है ना एक फ़िक्स्ड साइज़ का आउटपुट मिला। इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं? इसका एक जो फ़ौरी इसका कंसिक्वेंस है, या आप ये समझ लें कि इसका जो नुकसान है फ़ौरी, वो ये है कि जो
आपका वो आउटपुट है वो तो हमने पढ़ लिया कि वो तो स्मॉलर हो गया आपके इनपुट से। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इसका जो नुकसान है सबसे फौरी नुकसान वो ये है कि हैकर जो है वो ये कर सकता है कि या आपको बहुत सारे इनपुट्स ऐसे मिल सकते हैं जो कि सेम हैश वैल्यू, जिससे आपको सेम हैश वैल्यू मिले। इसको एक एग्जांपल से डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कहने का मकसद ये है, ये जो बात हमने डिस्कस की कि हमने जो है ना इनपुट इंटर किया किसी भी लेंथ का, हैश फंक्शन ने उस पर परफॉर्म किया, अब हमें जो आउटपुट मिला वो फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट मिला। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि आपको कई ऐसे इनपुट्स मिलेंगे जिनका हैश जिनकी हैश वैल्यू जो है वो क्या होगी? सेम होगी। यानी आपने x इनपुट किया हैश फंक्शन में, आपको क्या मिला? h ऑफ x। ठीक, ये आपको रिजल्ट मिला। फिर आपने जो है ना दूसरा इनपुट y इंटर किया हैश फंक्शन में, लेट से ये हमारा हैश फंक्शन है। ठीक, अच्छा, जब आपने y इंटर किया इस हैश फंक्शन में तो आपको जो आउटपुट मिला लेट से उसको हम कहते हैं कि h ऑफ y। तो अब ये जो आउटपुट है और ये आउटपुट यानी h ऑफ x जो है ये बराबर होगा h ऑफ y के। जो हैश रिजल्ट्स हैं आपके वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी आप ये जो हैश फंक्शंस है इसमें एक नुकसान आपका ये होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे इनपुट्स मिलेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ दो इनपुट्स जो है ना वो आपको समझाने के लिए जो है ना एक्सप्लेन किए, लेकिन आपको कई सारे ऐसे इनपुट्स मिलेंगे जिनको आप जब हैश फंक्शंस में से गुजारेंगे तो जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो सेम हैश वैल्यू होगी, यानी एक ही हैश वैल्यू होगी। तो ये एक नुकसान है फौरी तौर पे। वजह उसकी ये है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इधर डिस्कस किया कि इनपुट तो हमारा लार्ज है, लेकिन हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है? वो मच स्मॉलर मिल रहा है इनपुट के मुकाबले में। तो इसकी वजह से जो हमारे पास डिसएडवांटेज है या एक नुकसान है वो ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट्स ऐसे आ सकते हैं जिनका रिज़ल्ट जो है वो सेम हैश वैल्यू होगी, एक ही हैश वैल्यू होगी। और ये चीज़ जो है ना नुकसानदेह भी है, इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे ये नुकसानदेह है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी वन। अच्छा, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हैश फंक्शन को जब हम कंप्यूट करना चाहें तो उनको इजीली कंप्यूट होना चाहिए। अच्छा, पहला पॉइंट यही बयान किया गया है कि अगर मैं हैश फंक्शन को कंप्यूट करना चाहता हूं तो एफिशिएंसी और स्पीड के हवाले से इनको इजीली कंप्यूट होना चाहिए। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे हमने ये कहा है कि लेट से हमारा जो हैश फंक्शन है उसको हमने कहा है कि वो h है, जो हमारी इनपुट है उसको हमने कहा है कि ये x है। जब हैश फंक्शन इस इनपुट x पर परफॉर्म करेगा तो जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको हमने कह दिया है कि वो क्या है? h ऑफ x। ये h ऑफ x इजीली कंप्यूट होना चाहिए और स्पीड से भी कंप्यूट होना चाहिए। अच्छा, वजह क्या है? वजह ये है कि जो हैश फंक्शंस हैं ये इनका जो यूज़ है वो है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस से मुराद ये है कि इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है या एवरीवेयर जो है ना ये तकरीबन यूज़ होते हैं। अब अगर ये प्रॉपर्टी हैश फंक्शन होल्ड ना करें यानी वो इजी टू कंप्यूट ना हो तो फिर जो है ना इन हैश फंक्शंस को हम मुश्किल मुश्किल ही जो है ना यूबिक्विटसली यूज़ कर सकते हैं। यानी हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते या हर जगह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि काफ़ी जगहों पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो वो क्या मतलब हो गया? ये यूबिक्विटस यूज़ से मुराद क्या है? यूबिक्विटस यूज़ से मुराद ये है जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि काफ़ी जगहों पे हम हैश फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैश फंक्शंस का यूबिक्विटस यूज़ हो गया, यानी तकरीबन हर जगह इनको हम यूज़ कर रहे हैं। अब अगर ये प्रॉपर्टी हैश फंक्शन होल्ड नहीं करता, ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो फिर हैश फंक्शन को आप यूबिक्विटसली यूज़ नहीं कर सकते, यानी हर जगह इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये है कि अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपके इधर वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कंसेप्ट्स हैं थोड़े से कि टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी एल्गोरिथम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में हमने क्या कहा था कि अगर हमने एक एल्गोरिथम को एनालाइज करना है तो उसके लिए दो ही हमारे पास थ्रेश होल्ड हैं, एक टाइम है और दूसरा स्पेस है। यानी हमारा जो एल्गोरिथम है वो टाइम कितना ले रहा है। ठीक, ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा टाइम लेगा एफिशिएंसी कम होगी, जितना कम टाइम लेगा एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। और हमारा एल्गोरिथम ये है कि वो मेमोरी कितनी ऑक्युपाई करता है। तो ये दो थ्रेशहोल्ड हैं और इन्हीं की बुनियाद पे हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं और फिर हम बताते हैं कि हाँ भाई ये एल्गोरिथम अब एफिशिएंट है या नहीं। अच्छा, तो ये वही बात हो गई कि अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्रॉपर्टी टू जो है ये वाली हमारी प्रॉपर्टी ये कहती क्या है? ये कहती है कि आपका जो एल्गोरिथम है ये पोलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए।
अच्छा, ये टर्म हमने पहले भी यूज़ की है, पोलिनोमियल टाइम की और एक्सपोनेंशियल टाइम की। ये इधर मैंने नेट से एक एग्जांपल ली है, तो इसको अभी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है, आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा, अब ये है कि जो आखिरी पॉइंट है वो ये कहता है कि हमने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के प्रोसेस को देखा और हम उसमें हमने ये कहा था कि भाई ये जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है इसकी खूबी ये है कि ये स्पीड से जो है ना कंप्यूट होता है। यानी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्पीड प्रोवाइड करते हैं, जबकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के हवाले से हमने कहा था कि वो हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। अब इधर वो ये कह रहा है कि आपके जो हैश फंक्शंस हैं ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ कंप्यूट होने चाहिए, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक। अच्छा, अब ये जो आखिर में मैंने एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखी है, ये पोलिनोमियल टाइम के हवाले से और एक्सपोनेंशियल टाइम के हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको फिर जो है ना कोई मसला ना हो। देखिए, जो पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसके लिए ये फार्मूला है O ऑफ n स्क्वायर। अच्छा, अब इधर एक फंक्शन हमने लिया है f ऑफ n और हमने कहा है कि ये किस चीज़ के बराबर है, f n स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, जबकि एक्सपोनेंशियल टाइम के हवाले से हम बात अगर करें तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की टर्मिनोलॉजी में इसका जो टर्मिनोलॉजी है, या जब हम एल्गोरिथम्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करते हैं तो हम कहते हैं कि बिग ओ ऑफ 2 रेज टू द पावर n। ठीक, तो उसके लिए हमने ये कहा कि भाई एक्सपोनेंशियल टाइम का मतलब ये है। अच्छा, अब फंक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एन किस चीज़ के बराबर है, 2 रेज टू द पावर n। दोनों में फ़र्क क्या हुआ, दोनों में फ़र्क डियर स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन ऑफ n है ये n को कहाँ प्लेस करता है, यानी बेस में प्लेस करता है या एक्सपोनेंट के तौर पे प्लेस करता है। देखें, इधर n को एज ए बेस लिया गया है और 2 की पावर है, ठीक है, n पावर 2 है, तो ये पोलिनोमियल टाइम हो गया। और इधर जो है ना हमने n को अब क्या किया है, एज ए एक्सपोनेंट लिया है यहाँ पे, एन स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक, तो ये अब क्या हो गया, आपका एक्सपोनेंशियल टाइम हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये होम असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, कैलकुलेटर पकड़ें आप और आप देखें उसमें कि सबसे पहले आप ये 2 से शुरू करें, ठीक है ना। n क्या करें, n सबसे पहले आप 2 लें, ठीक है, उसके बाद n को 3 लें, फिर n को 4 लें, बढ़ाते बढ़ाते आप इस तरह करें कि n को 25 ले लें। ठीक, जब हम इस तरह करेंगे तो मैं इधर वैल्यूज़ पुट करके देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। लेट्स से ये जो हमारे पास है n, ठीक है ना, जब ये n की वैल्यूज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, n इज़ इक्वल टू 2 3, हम कहाँ तक गए, 26 तक गए। ये n की क्या है, वैल्यूज़ हैं। सिर्फ हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, इधर हमने वैल्यू पुट करनी है और इधर हमने वैल्यू पुट करनी है। अब n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो पावर 2 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। इधर भी, इधर हमारे पास क्या है, 2 है, जब n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास फिर क्या आता है, 4 आता है। अच्छा, ये शुरू में जब आप इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, इन फंक्शंस को, तो रिजल्ट्स आपके पास सेम आएंगे और डिफरेंस कम आएगा। लेकिन जो ही आप ये 26 तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करेगी और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जबकि ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, ये इतनी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ नहीं करेगा, इसकी वैल्यू आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ज़्यादा आएगी। तो असल में ये मकसद है कि अब अगर आप हाइश फंक्शन को कंप्यूट करना चाहते हैं तो वो पोलिनोमियल टाइम में कंप्यूट होना चाहिए, यानी ये, ठीक, क्योंकि आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सपोनेंशियल टाइम का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ना कुछ अरसा बाद निहायत ही तेज़ी के साथ बढ़ती है और बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास आएगी। इसका मतलब ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो टाइम तो हमें ज़्यादा नहीं लगाना, हमने ये कहा है कि भाई ईजी टू कंप्यूट होने चाहिए हैश फंक्शंस और पोलिनोमियल टाइम में होने चाहिए। तो असल में ये मतलब है पोलिनोमियल टाइम और एक्सपोनेंशियल टाइम का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो दो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ होगी हैश फंक्शंस की। अब चलते हैं इसकी सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि हैश फंक्शन हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है प्री इमेज रेजिस्टेंस, यानी हैश फंक्शन हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, प्री इमेज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने पॉइंट्स जो हैं डिटेल के साथ लिखे हैं, सिर्फ आपने इनको गो थ्रू कर लेना है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक इनपुट x दिया गया है, ठीक, उस इनपुट x को आप एक हैश फंक्शन में से गुजारते हैं। लेट से हमने कहा थोड़ी देर पहले हमने कहा कि h हमारा हैश फंक्शन है,
x हमारा इनपुट है, जो रिजल्ट मेरे पास आया उसको हमने कहा कि ये h ऑफ x है, यानी ये हमारे पास वो फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट है। अच्छा, अब ये जो प्री इमेज रेजिस्टेंस है, ये पहली सिक्योरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर अटैकर को इस आउटपुट का पता लग जाए तो उसको ये मालूम करना कि ये x क्या चीज़ है, ये निहायत ही मुश्किल होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी प्री इमेज रेजिस्टेंस हो गई। अच्छा, दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी हैकर को इसका पता लग गया है, इस रिजल्ट का पता लग गया है हैश फंक्शन को, लेकिन ये रिजल्ट जो है ना किस इनपुट से आया है, ये x क्या चीज़ है, अब हैकर को इसका पता बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ये प्रोसेस निहायत ही हार्ड होना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई, प्री इमेज रेजिस्टेंस हो गई। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट पॉइंट बयान किया गया है इसमें यह कहा गया है कि अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी 2 मिलती है और सिक्योरिटी प्रॉपर्टी 1 मिलती है, यानी ये सिक्योरिटी प्रॉपर्टी 1 हो गई और ये प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी 2 हो गई। प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी 2 के हवाले से हमने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हैश फंक्शन जो है उनको इजीली कंप्यूट होना चाहिए, ठीक है, स्पीड के साथ। और सिक्योरिटी प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि हैश फंक्शन को रिवर्स करना जो है वो एक हार्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें, ये क्या हो गया, ये वो एज ए वन वे फंक्शन, तो ये आपका क्या हो गया, वन वे फंक्शन हो गया। वन वे फंक्शन के हवाले से डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि वन वे फंक्शन को कंप्यूट करना तो आसान हो, लेकिन इस प्रोसेस को जब हम रिवर्स करना चाहें तो ये क्या हो, निहायत ही हार्ड हो। ये अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था। तो ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि हैश फंक्शंस काफ़ी वर्सटाइल हैं, काफ़ी जगहों पे इनका यूज़ है, वन वे फंक्शंस के तौर पे भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये वो यूज़ आ गया कि अगर वो इजीली कंप्यूट हो रहे हैं और उनको रिवर्स करना भी हार्ड हो, जैसे इस केस में हमने देखा, तो ये अब आपका क्या हो गया, ये फंक्शन ये वन वे फंक्शन के तौर पे अब काम कर रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स सिक्योरिटी प्रॉपर्टी 1, जिसको हमने प्री इमेज रेजिस्टेंस कहा। अब जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये पॉइंट सिर्फ आपने रीड आउट कर लेने हैं, इनको गो थ्रू करना है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि ये जो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको, हमने एक इनपुट एक एक्स लिया, उसको हमने हैश फंक्शन से गुजारा, तो मेरे पास जो आउटपुट आया वो है एच ऑफ एक्स, ठीक। अब इस केस में ये जो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, ये जो सिक्योरिटी प्रॉपर्टी 2 है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि अब इस केस में हमारे पास हैकर को इसका भी पता है और हैकर को लेट से इसका भी पता है। अब हैकर एक दूसरा इनपुट y मालूम करना चाहता है, जिसको जब वो इस हैश फंक्शन से गुजारे तो उसके पास जो आउटपुट आए वो h ऑफ y आए, ये रिजल्ट जो है अब क्या हो, इसके बराबर हो, यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट जो हैं ये दोनों क्या हो, आपस में ये बराबर हों। तो ये अब क्या हो गया आपका सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, ठीक। दोबारा रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, सिंपल है। इनपुट x हमने लिया, उसको हमने हैश फंक्शन में से गुजारा, हमें आउटपुट क्या मिला, h ऑफ x। अब इस केस में अटैकर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि लेट से उसको इसका भी पता है, इनपुट x का भी पता है, अच्छा, और उसको आउटपुट का भी पता है। अब अटैकर करना क्या चाहता है, एक दूसरा इनपुट y वो ढूंढना चाहता है, जिसको जब वो हैश फंक्शन h में से गुजारेगा तो उसको आउटपुट मिलेगा h ऑफ y। अब ये h ऑफ y जो है वो बराबर होना चाहिए इस h ऑफ x के। हैकर असल में ये करना चाहता है, क्योंकि अगर वो ये कर ले तो ठीक, तो उसको जो है ना इसका काफ़ी एडवांटेज हासिल होता है। ये जब हम एप्लीकेशंस देखेंगे इंशाल्लाह हैश फंक्शंस की, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर इस किस्म का काम अटैकर करना चाहता है तो उसका फ़ायदा उसको क्या होगा, ये वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, फ़र्क क्या हुआ, ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें फ़र्क के हवाले से बताया गया है कि डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस जो है, जो हमारी स्टेटमेंट जो हमने बयान की उस हवाले से है। कैसे, देखिए, पहले केस में हमने ये कहा था कि हैकर को सिर्फ इस आउटपुट का पता है एच ऑफ एक्स का। हैकर अब ये पता लगाना चाहता है कि ये एक्स क्या है, यानी इनपुट क्या है। तो ये हमारी प्री इमेज रेजिस्टेंस हो गई, यानी ये काम अब मुश्किल होना चाहिए, निहायत ही हार्ड होना चाहिए कि आउटपुट से वो ये अंदाज़ा लगाए या ये पता लगाने की कोशिश करे कि भाई ये इनपुट एक्स क्या चीज़ थी या ये क्या था। तो ये हमारी प्री इमेज रेजिस्टेंस होगी, ये पहली बात हमने की थी। दूसरी बात में हम ये कह रहे हैं कि हैकर को अब इसका भी पता है, इनपुट एक्स का भी पता है। पहले केस में तो वो इनपुट एक्स मालूम करना चाहता था, जो कि निहायत ही हार्ड प्रोसेस होना चाहिए। ये हमारी प्री इमेज रेजिस्टेंस थी। अब जो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस है, इस केस में हैकर को इनपुट एक्स का भी पता है
और आउटपुट का भी पता है। वो करना ये चाहता है कि कोई दूसरा इनपुट y मालूम करना चाहता है, जिसको जब वो इस हैश फंक्शन से गुजारेगा तो उसको आउटपुट h ऑफ y मिलेगा, जो कि बराबर होना चाहिए इस आउटपुट के। वो ये करना चाहता है। तो असल में ये डिफरेंस है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जो तीसरी प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी की, वो ये है कि हैश फंक्शंस को कोलिजन रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको भी जो है ना एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ आपने इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब इस केस में ये x हमारे पास जो हमारा इनपुट है उसको हमने हैश फंक्शन से गुजारा, जो हमें आउटपुट मिला वो क्या है, वो h ऑफ x। ठीक। अच्छा, अब इसका भी हैकर को नहीं पता x का कि ये x क्या चीज़ है। अच्छा, एक दूसरा इनपुट y है जिसको हमने हैश फंक्शन से जब गुजारा तो हमें क्या मिला, आउटपुट h ऑफ y मिला। ठीक। अब ये जो कोलिजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हैकर करना क्या चाहता है, इसमें हैकर ये करना चाहता है कि वो कोई से दो ऐसे इनपुट ढूंढने की कोशिश करना चाहता है कि जब उसको ये इन हैश फंक्शंस में से गुजारे या इस हैश फंक्शन में से गुजारे तो उसको जो आउटपुट मिले वो एक दूसरे के बराबर हों, यानी उसको सेम आउटपुट मिले। एच ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर हो, ये बराबर हो एच ऑफ वाई के। मैं रिपीट करता हूँ, कोलिजन रेजिस्टेंट के केस में डियर स्टूडेंट्स अब हैकर करना क्या चाहता है, कोई से ऐसे दो इनपुट जो है वो अब मालूम करने की कोशिश करता है कि जब उसको हैश फंक्शन में से गुजारे तो उसको रिजल्ट सेम मिले। तो ये करना चाहता है। ये अब आपकी क्या होगी, ये कोलिजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी हो गई। यानी क्या होना चाहिए, हैश फंक्शन को प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होना चाहिए और कोलिजन रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। अच्छा, अब इधर डियर स्टूडेंट्स ये जो है आपका कोलिजन रेजिस्टेंस की बात हो गई। अच्छा, इधर जो है एक पॉइंट बयान किया गया है कि हैश फंक्शंस को जो है ना कोलिजन फ्री होना चाहिए। ठीक। अच्छा, लेकिन इधर जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी 1 है उसमें हमने एक बात की थी कि चूंकि आपका ये जो आउटपुट है हैश फंक्शंस का ये बहुत स्मॉलर होता है इनपुट से, तो ये मुमकिन है कि आपको कई सारे ऐसे इनपुट्स मिलें जिनको जब हैश फंक्शंस में से गुजारा जाए तो उनका जो रिजल्ट है वो सेम आए। अच्छा, अब इस पॉइंट में वो यही बात कर रहा है कि ये मुमकिन है, यानी हैश फंक्शंस के हवाले से ये बात मुमकिन है कि हमें ऐसे इनपुट्स मिलें जब उनको हम हैश फंक्शंस में से गुजारें तो रिजल्ट जो है उनका सेम हो। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाना है कि अटैकर जो है इन कोलिजन्स को फाइंड ही ना कर सके। क्या मतलब, मतलब ये है कि इस बात को कोलिजन कहते हैं। कोलिजन से मुराद क्या है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कोलिजन से मुराद ये है कि मैंने एक इनपुट x लिया और मैंने एक इनपुट y लिया, जब इसको मैंने हैश फंक्शन में से गुजारा तो मुझे रिजल्ट सेम मिला। इस चीज़ को क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब हैश फंक्शंस के हवाले से ये बात मुमकिन है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि भाई कोलिजन्स तो होंगी लेकिन इसको हमने इतना हार्ड बनाना है, यानी इन कोलिजन्स को ढूंढना हमने इतना मुश्किल बनाना है कि हैकर के लिए जो है ना ये काम नहायत ही मुश्किल हो, नहायत ही टाइम के हवाले से, मतलब ये है कि आसान ना हो इन कोलिजन्स को फाइंड करना। ठीक। तो ये ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा समराइज़ करता हूँ कि हैश फंक्शंस के हवाले से डियर स्टूडेंट्स आपके पास कोलिजन्स आएंगी, लेकिन हमने क्या करना है, इन कोलिजन्स को इतना हार्ड बनाना है कि हैकर को उनको ढूंढना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक। अच्छा, तो ये डियर स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि दो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमने हैश फंक्शंस की डिस्कस की और तीन सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल, एक पिक्चर है, एक डायग्राम से भी यही बात मैंने बताई है। अच्छा, रिलेशनशिप भी है इन सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ के दरमियान, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन देखिए इधर रिपीट करता हूँ, समराइज़ करता हूँ एक पिक्चर के लिहाज से। ये हैश फंक्शन की तीनों सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है प्री इमेज रेजिस्टेंट, यानी हैकर को क्या पता है, उसको इस आउटपुट का पता है, हैकर ये पता लगाना चाहता है कि इनपुट क्या था, तो ये नहायत ही मुश्किल होना चाहिए उसके लिए, ये प्री इमेज रेजिस्टेंस हो गई। सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस में ये है कि अब हैकर को एक्स का भी पता है, यानी इनपुट का भी पता है और उसको आउटपुट का भी पता है। वो एक दूसरा इनपुट वाई उसको मालूम करना चाहता है कि जब उसको वो इस हैश फंक्शन में से गुजारे तो उसको जो है ना जो आउटपुट मिले वो इस आउटपुट के बराबर हो, यानी सेम आउटपुट मिले। तो ये क्या हो गया, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट। ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क जो है ये
इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ये चीज़ जो है ना मालूम करना चाहता है। अच्छा, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी कोलिजन रेजिस्टेंस, उसमें अब ये है कि हैकर दो ऐसे इनपुट्स जो है ना वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि जब उनको वो इस हैश फंक्शन में से गुजारे तो जिसको उसको जो आउटपुट है वो सेम मिले। ठीक, तो ये आपकी क्या होगी, कोलिजन रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो ये मैं आपको एक होम असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। आप देखें कि इसमें क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन एक जो रिलेशनशिप है जो कि काफ़ी क्लियर रिलेशनशिप है वो ये है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कोलिजन रेजिस्टेंट है तो वो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होगा। ठीक, अच्छा, ये एक क्लियर प्रॉपर्टी है। इसको अब आप जो है ना ये पॉइंट्स गो थ्रू कर लें, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी ये बात। बहरहाल ये पॉइंट मैं आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखें कि इन सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप अब क्या है। और मैं इधर मैंने जो है ना एक बयान भी कर दिया है, मैंने लिख भी दिया है कि एक क्लियर रिलेशनशिप तो ये हो गया कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कोलिजन रेजिस्टेंट है तो ये सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होगा। अच्छा, आखिरी पॉइंट में मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर कोलिजन्स को फाइंड करना जो है वो बहुत हार्ड हो जाए तो किसी पर्टिकुलर कोलिजन को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से, इस डायग्राम से इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, ये देखें तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कोलिजन रेजिस्टेंट है तो आपका फंक्शन सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस केस में भी हैकर क्या मालूम करने की कोशिश कर रहा है, सेम आउटपुट मालूम करने की कोशिश कर रहा है। और इस केस में भी जो है ना वो सेम आउटपुट मालूम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमारा फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ये सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट भी हो गया। ठीक, अच्छा, अब डियर स्टूडेंट जो है चलते हैं एक एनालॉजी, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये कोलिजन रेजिस्टेंट के हवाले से है कि ये कोलिजन रेजिस्टेंट का मतलब क्या है। इस एनालॉजी में हमने क्या लिया हुआ है, इस एनालॉजी में हमने जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल लिए हुए हैं। ठीक है, उनको हम कंसिडर कर रहे हैं और हमने ये कहा है कि उनका जो फर्स्ट नेम है उनको हमने कहा है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। यानी अब इस केस में हमारे पास जो एक्स है, जो इनपुट एक्स है वो क्या है, हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं। अच्छा, हमने ये कहा है कि जो इनपुट एक्स है इस केस में अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इन लोगों का फर्स्ट नेम है। और जब हमने इसको हैश फंक्शन में से गुजारा तो हमें क्या मिला, एच ऑफ एक्स। और हमने ये कह दिया कि ये जो एच ऑफ एक्स है अब ये क्या है, इन लोगों की आइडेंटिटी है। अच्छा, अब कोलिशन जो रेजिस्टेंट है इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन है कि हमें दो शख्स ऐसे मिलें जिनका फर्स्ट नेम सेम है। यानी इनपुट एक्स लिया, ठीक है, और हमने इनपुट वाई लिया, यानी दो लोग हमने लिए। ठीक, अच्छा, इसको जब हमने हैश फंक्शन से गुजारा तो हमारे पास क्या आ गया, एच ऑफ एक्स आ गया। वाई को जब हमने गुजारा हैश फंक्शन से तो हमारे पास क्या आ गया, एच ऑफ वाई आ गया। अब ये मुमकिन है कि एच ऑफ एक्स जो है वो बराबर हो एच ऑफ वाई के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लेट से अगर एक शख्स का नाम बर्ट है तो दूसरे शख्स का नाम भी क्या होगा, बर्ट होगा। तो ये डियर स्टूडेंट सिर्फ एक एग्जांपल जो है मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये कोलिजन रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये जो एनालॉजी है या ये जो एग्जांपल है ये कोलिजन रेजिस्टेंट के हवाले से मैंने लिखी है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हमने लिए और हमने ये कह दिया कि इनपुट एक्स जो है ये उन लोगों का फर्स्ट नेम है। इसको जब हमने हैश फंक्शन से गुजारा तो हमें क्या मिला, एच ऑफ एक्स, ये हमें आउटपुट मिला। और हमने ये कह दिया है कि ये अब इन लोगों की आइडेंटिटी है। अच्छा, अब कोलिजन रेजिस्टेंट, अगर हमारा हैश फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट हो, ठीक है, तो ये मतलब अब ये चीज़ तो मुमकिन है कि इन ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये इस बात का इम्कान है कि इन ग्रुप ऑफ पीपल्स में दो ऐसे लोग हों जिनका एक ही नाम हो, बर्ट और बर्ट। लेकिन अब ये हैकर को ये आइडेंटिफाई करना या ये ढूंढना कि भाई वो कौन से दो लोग हैं जिनका पहला नाम बर्ट और बर्ट हो, ये निहायत मुश्किल होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हमने दो लोग लिए, एक को हमने एक्स कह दिया, उसको जब हमने हैश फंक्शन से गुजारा तो एच ऑफ एक्स मिला। दूसरे पर्सन को हमने वाई कह दिया, दूसरा इनपुट हमारे पास वाई है, उसको जब हमने हैश फंक्शन से गुजारा तो एच ऑफ वाई मिल गया। अब एच ऑफ एक्स जब एच ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि दो ऐसे शख्स हैं इन ग्रुप ऑफ पीपल में जिनका फर्स्ट नेम क्या है, बर्ट।
अब ये बात मुमकिन है, ये मुमकिन होगी हैश फंक्शंस के हवाले से जैसे पहले हमने कहा, लेकिन हैकर को ये ढूँढना निहायत ही मुश्किल होना चाहिए, ठीक? अच्छा, अब अटैकर्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ देखी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हैकर कौन-सी प्रॉपर्टी को ढूँढने की कोशिश करता है या उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या चीज़ ढूँढने की कोशिश करता है? डियर स्टूडेंट्स, वो ये जो कोलिजन रेजिस्टेंट वाली बात है, वो ढूँढने की कोशिश करता है। यानी हैकर्स का जो पर्सपेक्टिव होता है, उसका टारगेट क्या होता है कि वो हैश फंक्शंस में कोलिजन्स जो है ना ढूँढने की कोशिश करता है। यानी कोई से 2 ऐसे इनपुट्स वो ढूँढने की कोशिश करता है कि जब उनको हैश फंक्शंस में से गुज़ारा जाए, तो रिज़ल्ट जो है ना उसको क्या मिले और रिज़ल्ट जो है ना उसको सेम मिले। वो ये मालूम करने की कोशिश करना चाहता है। अगर तो जो हैकर है उसको किसी हैश फंक्शन में कोलिजन्स मिल जाती हैं, ठीक? तो फिर जो है ना आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो हैकर का या अटैकर का जो पर्सपेक्टिव है, असल में वो क्या चीज़ ढूँढने की कोशिश करता है, वो हैश फंक्शंस में कोलिजन्स ढूँढने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स अटैकर का पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब जो है ना हम एक और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो इधर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली कि ये 3 सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगी हैश फंक्शंस में से, या हमें कोई एक सिक्योरिटी प्रॉपर्टी अगर चाहिए हो तो वो भी हम ले सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके हवाले से हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम एप्लीकेशंस देखेंगे हैश फंक्शंस की, और उसमें जो है ना काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि जो पहली एप्लीकेशन है उसमें हमें सिक्योरिटी मिल रही है प्री इमेज रेजिस्टेंट की। दूसरी जो एप्लीकेशन है उसमें हमें जो सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मिल रही है वो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट है। और जो तीसरी एप्लीकेशन है उसमें जो है ना फिर हमें ये तीनों सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए, सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ कितनी डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की? 3। एक प्री इमेज रेजिस्टेंट, एक सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट और एक कोलिजन रेजिस्टेंट। अब अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती हैं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती हैं। अच्छा, इधर अब ये बात की गई है कि हिस्टोरिकली ये जो क्रिप्टोग्राफर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हैश फंक्शंस डिज़ाइन किए तो उनमें ये तीनों सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती थी। उनकी वजह क्या थी? उनकी ये 3 वजूहात थी। अच्छा, सबसे पहली तो ये है कि रीयूज़ होना चाहिए। यानी मकसद ये है, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं हैश फंक्शंस को यूज़ कर रहा हूँ कोई एक प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए, मुझे बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आगे चल के मुझे उन 2 प्रॉपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़े। तो इसका मकसद ये है कि भई आप हैश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें। जो प्रॉपर्टी आपको अब चाहिए उससे आप मुस्तफ़ीद हों, जो प्रॉपर्टीज़ आपको अब नहीं चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुस्तक़बिल में उनकी ज़रूरत पड़ी तो आपने ऑलरेडी हैश फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उन बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ को भी आप अचीव कर सकते हैं। अब इधर जो है ना इस चीज़ को जो इन्होंने इक्वेट किया है, अच्छा इस पॉइंट में, वो ये है कि ये जो हैश फंक्शंस हैं इनको हम स्विस आर्मी नाइफ़ के तौर पे भी जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये स्विस आर्मी नाइफ़ होता क्या है? डियर स्टूडेंट, गूगल में लिखें, आपको एक चाकू मिलेगा, ठीक? उस चाकू में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। आपने शायद देखा भी हो, वो काटता भी है, उसमें बहुत सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं। यानी एक चाकू जो है वो मुख्तलिफ़ काम कर सकता है, मुख्तलिफ़ काम करने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? स्विस आर्मी नाइफ़ कहते हैं। अब चूँकि इधर जो है ना हमें हैश फंक्शन से तीनों प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, तो इसलिए जो है ना यहाँ कहा गया है कि भई इन हैश फंक्शंस को स्विस आर्मी नाइफ़ भी कहा जा सकता है। कि भाई ये जो हैश फंक्शंस हैं ये क्रिप्टोग्राफिक टूल किट के स्विस आर्मी नाइफ्स हैं कि भाई मुख्तलिफ काम जो है ना मुख्तलिफ सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही हैं। एक रीज़न तो ये हो गई कि क्यों हिस्टोरिकली क्रिप्टोग्राफर ने जो है ना जो हैश फंक्शंस डिज़ाइन किए तो उनमें तीनों प्रॉपर्टीज़ थी। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया रीयूज़ का। दूसरा कि अगर हमें कुछ मतलब लेट्स से मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें में मुझे तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो ठीक है, अब डिज़ाइन करें ऐसा हैश फंक्शंस जो कि आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है ना प्रोवाइड करें, तो आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि सिमिलैरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इन प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं।
अच्छा, अब उनकी वजह से भी जो है ना ये बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा जो है ना डेडिकेटेड फंक्शन आप डिज़ाइन करें जो सिर्फ़ आपको एक ही प्रॉपर्टी दे लेकिन बाकी प्रॉपर्टी ना दे। मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन जो है ना एफ डिज़ाइन करना चाहता हूँ, जिसका काम सिर्फ़ ये हो कि मुझे वो पहली सिक्योरिटी प्रॉपर्टी प्री इमेज रेजिस्टेंट प्रोवाइड करे, बाकी प्रोवाइड ना करे। या मैं ये करना चाहता हूँ कि भई ये जो फंक्शन एफ है, ये मुझे दूसरी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंट वो प्रोवाइड करे, बाकी प्रोवाइड ना करे। या मैं ये चाहता हूँ कि भई ये मेरा जो फंक्शन एफ है, ये सिर्फ़ मुझे वो तीसरी वाली प्रॉपर्टी जो है कोलिजन रेजिस्टेंट वाली वो प्रोवाइड करे, बाकी जो है ना प्रोवाइड ना करे। तो ये काम जो है ना बहुत मुश्किल है। तो ये 3 वजूहात थी जिसकी बिना पर हिस्टोरिकली क्रिप्टोग्राफर्स ने क्या किया, जो हैश फंक्शंस डिज़ाइन किए, तो उनमें ये तीनों सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो पाई जाती थी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो है ना सिर्फ ये देखा कि हैश फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि भई हैश फंक्शंस को कैसे हम जो है ना मुख्तलिफ़ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी काफ़ी वर्सटाइल यूज़ है हैश फंक्शंस का, ये भी हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि हैश फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लाज़मी होल्ड करनी चाहिए। उनमें से हमने देखा कि 2 उसकी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और 3 उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इन प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल से देखा, उसकी रिलेशनशिप को हमने देखा। हमने एक एग्ज़ाम्पल भी देखी कोलिजन रेज़िस्टेंट के हवाले से स्पेसिफ़िकली। उसकी वजह ये है कि जो हैकर हैं, वो बुनियादी तौर पर हैश फंक्शंस में ये जो कोलिजन रेज़िस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है, इसको वायलेट करना चाहते हैं। यानी वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भई किसी न किसी तरीके से हमें कोलिजन्स जो है ना डिटेक्ट हों, ठीक है? अच्छा, तो उसके लिए हमने एनालॉजी भी देखी। तो अब जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट्स, अब वहाँ पे हम इंशाल्लाह एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि भई हैश फंक्शंस जो है किन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सिक्योरिटी की बेसिस पे जो है ना, उसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे। अच्छा, उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।